वन डायमेंशन में अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ की। इक्वेशन ऑफ पाथ फाइंड करने का क्या तरीका है, जरा इसको देखिए ध्यान से जल्दी से। मान लीजिए कोई बॉडी एक्स वाई प्लेन पे मोशन कर रही है और इस प्रकार का मोशन है, और किसी टाइम पे उसकी वेलोसिटी वेक्टर ये शो किया गया है और इसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स कॉमा वाई और x1 कॉमा y1 मान लीजिए। और जब बॉडी यहाँ पहुँच गई तो उसके कोऑर्डिनेट हो गए x2 कॉमा y2। और इस तरीके से जब बॉडी और आगे गई इस प्रकार से उसकी वेलोसिटी बदल गई और v1 v2 v3, ठीक है ना। और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते इसके कोऑर्डिनेट हो गए x3 कॉमा y3। तो पाथ की इक्वेशन का क्या मतलब होता है मालूम है? द रिलेशन बिटवीन x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ पाथ। ओके, जैसे ये है इसका x कोऑर्डिनेट, ये देखिए x3, और ये है इसका y कोऑर्डिनेट y3। इसी प्रकार से यहाँ पर देखें तो ये है x2 और ये है y2। यहाँ का देखें तो ये है x1 और ये है y1। तो x और y टाइम के साथ बदल रहे हैं और x और y के बीच जो रिलेशन होगा वही इक्वेशन ऑफ पाथ होगा। एक एग्जांपल देते हैं आपको। मान लीजिए कि एक बॉडी एक्स वाई प्लेन पर मोशन कर रही है और उसकी वेलोसिटी v इज इक्वल टू के वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप है, और हमें इसके पाथ की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, पाथ की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हमने जैसा कि पहले बताया कि पाथ की इक्वेशन का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट एट एनी टाइम। सो अब हमें एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है। तो यहाँ देखिए वी एक्स इज इक्वल टू के वाई होगा, जबकि वी वाई इज इक्वल टू के एक्स होगा। ओके, देख रहे हैं ना, के वाई वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट के वाई होगा और वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट के एक्स होगा। ओके, सो हियर डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के वाई and here dy by dt is equal to kx. So we can say that dx upon dy, by dividing these two equations we get y by x. Fine. Now we can say that x dx is equal to y dy. Okay, both side integration प्लांट करिए। हाँ बिल्कुल, बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग और हम लोग लिमिट लेके चलेंगे। मान लीजिए कि बॉडी स्टार्ट मोशन फ्रॉम द कोऑर्डिनेट x नॉट y नॉट। यहाँ से बॉडी का मोशन स्टार्ट हुआ है तो x की लिमिट x नॉट से x तक और y की लिमिट y नॉट से लेके y तक। सो वी कैन से दैट x स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू y square by 2 and plant the limit x naught to x and y naught to y. So कैंसिलेशन के बाद हमको रिजल्ट मिल रहा है x स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर। सो वी कैन से दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर plus y naught square minus x naught square. Here it is a constant, so we can say that y square is equal to x square plus a constant quantity, and this is a proper relation between y coordinate of the particle and x coordinate of the particle. So the equation of path is now y square is equal to x square plus a constant quantity. This is the equation of path in this particular question. In the similar manner, अगर कोई और क्वेश्चन होगा तो हम लोग इसी प्रकार से किसी भी तरीके को इस्तेमाल करके x और y में रिलेशन निकालेंगे। अगर बॉडी एक्स वाई प्लेन पर मोशन कर रही है तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की इक्वेशन, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के बीच जो रिलेशन होता है उसी को हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ। और इक्वेशन ऑफ पाथ में t यानी कि टाइम नहीं होना चाहिए, सिर्फ x होना चाहिए, y होना चाहिए, और कोई कांस्टेंट हो तो हो और नहीं हो तो कोई बात नहीं है। ये इक्वेशन ऑफ द पाथ निकालने का तरीका। वन डायमेंशन में एक और क्वेश्चन ज़रा देखिए। क्वेश्चन का पैटर्न कुछ ऐसा है कि एक बॉडी है जो कि u वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रही है, और इस बॉडी, जैसे ये रॉकेट है, जैसे या कोई बैलून है मान लीजिए, इस बॉडी में कोई एक और बॉडी साथ में अटैचमेंट में है, और ये जिस समय अर्थ से h हाइट पर था, ग्राउंड लेवल से h हाइट पर था, उस समय ये बॉडी इससे ड्रॉप हो गई। और बॉडी यहाँ से जब ड्रॉप हो गई तो वो क्या करेगी कि बॉडी को, हाँ, इस बॉल को इस बॉडी की वेलोसिटी मिलेगी,
ओके, और कुछ नहीं। इस समय इस रॉकेट की वेलोसिटी u है तो बॉल की वेलोसिटी भी u होगी। इस प्रकार से पहले बॉल ऊपर जाएगी और फिर रुकेगी यहाँ पर आकर, देखिए, और फिर वो नीचे आएगी। तो पूछा जाता है कि बताइए उसको ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और फाइनली ये पॉइंट C है। तो A से C तक आने में उसे कितना टाइम लगेगा। अब इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका तो ये है कि A से B तक का टाइम कैलकुलेट किया जाए और B से C तक का टाइम कैलकुलेट किया जाए। ये भी सही मेथड है, बिल्कुल सही मेथड है। लेकिन एक और मेथडोलॉजी हो सकती है कि बॉडी अगर U से ऊपर जाकर नीचे आई है तो क्यों ना इसको हम लोग डायरेक्टली -u से नीचे की तरफ थ्रो कर दें, -u से नीचे की तरफ थ्रो कर दें और डायरेक्ट नीचे आने दें। तो इक्वेशन बनाए हम लोग नीचे आने वाली -u इनिशियल वेलोसिटी से। तो h = ut प्लस हाफ at², ये बाय द फार्मूला, ये फार्मूला पता है ना सब लोगों को। और अब देखिए u इज़ एक्चुअली -u एंड एक्सेलरेशन इज़ ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज़ g। h = so we got the relation half gt² minus ut minus h = 0। दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस इक्वेशन को हम लोग या तो फैक्टर से सॉल्व करेंगे या धराचार मेथड से सॉल्व करेंगे। और दोनों से सॉल्व करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा u/g प्लस √u/g का होल स्क्वायर, u/g का होल स्क्वायर प्लस 2h/g। ये रिज़ल्ट डायरेक्ट फार्मूले की तरह इस्तेमाल करिए और क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करिए। ओके, तो जब मेन बातें और बता दें, जब किसी उड़ते हुए ऊपर जाते हुए रॉकेट से या प्लेन से कोई बॉल ड्रॉप कर दी जाएगी, तो जब बॉल ड्रॉप कर दी जाएगी तो बॉल को इस वेलोसिटी, जो वेलोसिटी रॉकेट की होगी वही वेलोसिटी बॉल की इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। और अब बॉल रॉकेट से अलग हो चुकी है, अब बॉल का रॉकेट से कोई मतलब नहीं है। अब रॉकेट अलग जाएगा, बॉल अलग जाएगी। तो बॉल का मोशन अंडर ग्रेविटी होगा, पहले बॉल ऊपर जाएगी, यहाँ पर जाकर वो रुकेगी और रुक कर फिर नीचे की तरफ वापस आएगी। तो अगर A से लेकर C तक का टाइम निकालना है तो हम बॉल को U से ऊपर के बजाय -u से नीचे थ्रो करने का एक टेक्निक लगाएंगे और -u से नीचे की तरफ h हाइट कवर करा देंगे। तो u की जगह पर -u और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि g, और सॉल्व करने के बाद धराचार मेथड में टाइम लगाने के बाद हमको ये रिज़ल्ट मिलेगा। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को ये रिज़ल्ट डायरेक्टली इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है ना। नाउ एक इसी में बता देते हैं। मान लीजिए कि अब इसी क्वेश्चन में जो रॉकेट था वो कुछ एंगल पर जा रहा था और उसकी वेलोसिटी इस समय u थी और ग्राउंड से इसकी हाइट इस समय h थी और रॉकेट के साथ एक बॉडी थी जो कि यहाँ पर थी और अचानक ये बॉडी रॉकेट से ड्रॉप हो गई। तो जब बॉडी रॉकेट से ड्रॉप हो गई तो अभी भी मैंने बताया था कि जो बॉल होगी वो रॉकेट की वेलोसिटी लेकर निकलेगी। वो बॉल रॉकेट से और कुछ नहीं लेगी, सिर्फ उसकी वेलोसिटी लेगी और निकल जाएगी। ये एंगल क्वेश्चन में ज़रूर दिया होगा। ओके, और अब ये बॉल इस पाथ को लेते हुए ग्राउंड पर आएगी। तो हमारा क्वेश्चन है कि बॉल को A से पॉइंट C तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो अब इस कंडीशन में, क्योंकि ये 2 डायमेंशन का प्रॉब्लम हो गया, इसमें बॉल की वेलोसिटी ऑब्लिक है यानी कि x और y दोनों कंपोनेंट होंगे। दिस कंपोनेंट विल बी u cos थीटा, थीटा के साथ वाला u cos थीटा, एंड दिस कंपोनेंट विल बी u sin थीटा। तो अब हम लोग टेक्निक क्या लगाने जा रहे हैं कि जैसे बॉल की अपवर्ड वेलोसिटी यहाँ पर u थी और यहाँ पर u sin थीटा है, तो जैसे यहाँ पर हमने u को इन्वर्ट करके -u कर दिया था, वैसे यहाँ पर हम u sin थीटा को इन्वर्ट करके -u sin थीटा कर देंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि हम बॉल को -u sin थीटा से डायरेक्ट नीचे फेंकने की इक्वेशन बनाएंगे और ऐसा करने से हमको यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। ओके फाइन, तो इस डायग्राम को देखिए, ये डायग्राम, और इक्वेशन बनाइए जरा। h = u की जगह पर u sin थीटा t प्लस हाफ a की जगह पर g एंड t², और ये होगा -u sin थीटा बिकॉज ये +u sin थीटा। ओके, तो ये इसका उल्टा यानी कि -u sin थीटा। तो वी अगेन गॉट द सेम रिजल्ट, हाफ gt² -u sin थीटा t minus h = 0, एंड अगेन वी गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको हम लोग धराचार मेथड या फैक्टर से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो बिल्कुल इसी के जैसा होगा, बस u नहीं बल्कि u sin थीटा बाई g प्लस √u sin थीटा बाई g होल स्क्वायर। बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट है, बस u की जगह पे u sin थीटा हो जाएगा एंड आगे 2h/g। इस प्रकार के क्वेश्चंस को इन फार्मूलों से
जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। अगर ये फॉर्मूले आप लोग अप्लाई नहीं करते हैं या आपको याद नहीं है, आप भूल जाते हैं, तो आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। और इसी क्वेश्चन की सीरीज़ में मान लीजिए कि एक रॉकेट है जो कि, या कोई प्लेन है, या कोई भी चीज़ है, मान लीजिए वो यू वेलोसिटी से बिल्कुल हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है और इसके साथ में एक बॉडी है। ओके, एंड दिस इज़ द ग्राउंड लेवल, h हाइट पर है इस समय रॉकेट। और अब किसी वजह से ये बॉल इससे छूट गई, ड्रॉप हो गई। तो जैसा कि पहले बताया था कि ये बॉल रॉकेट से उसकी वेलोसिटी लेकर निकलेगी और फिर इस प्रकार का ये 2D मोशन होगा और बॉल ग्राउंड पे आ जाएगी। पॉइंट ए से लेकर सी तक बॉल को आने में कितना टाइम लगेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो जिस प्रकार से पहले इक्वेशन बना रहे थे वैसे अभी भी इक्वेशन बनाएंगे। वाई डायरेक्शन की इक्वेशन बना रहे थे। वाई डायरेक्शन में h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो हियर h इज इक्वल टू वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी टोटली x डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। सो यहाँ पर 0 होगा एंड दिस इज हाफ जी टी स्क्वायर। सो t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी। इन सिंपल मेथड से प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। अब हमारा सवाल ये भी बनता है कि जब बॉडी ग्राउंड पर पहुंची तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो इसके लिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यानी कि के ए प्लस यू ए इज इक्वल टू के एट सी प्लस यू एट सी कर सकते हैं। दैट इज़ हाफ एम यू स्क्वायर प्लस हाफ एम यू स्क्वायर प्लस एम जी एच इज इक्वल टू के एट सी, दैट इज़ हाफ एम वी स्क्वायर। एंड पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि बॉडी ग्राउंड पर आ गई तो पोटेंशियल एनर्जी को हमने रेफरेंस लेवल पे 0 ले लिया, ठीक है ना। सो मास यहाँ से कैंसिल हट किया जा सकता है 2 से मल्टीप्लाई करके। यू स्क्वायर प्लस 2 जी एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर। सो वी इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2 जी एच। ओके, ये रिज़ल्ट हमारे पास आ गया और ये रिज़ल्ट बता रहा है कि ग्राउंड पर जब बॉडी पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी सिर्फ u पे डिपेंड करेगी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी, और हाइट h पे डिपेंड करेगी। इसके अलावा किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बॉडी को हम ऊपर फेंकते u वेलोसिटी से और ये ग्राउंड लेवल से h हाइट से बॉडी को फेंकते, बॉडी पहले ऊपर जाती और फिर नीचे आती, इसकी वेलोसिटी v होती और v का फॉर्मूला यहाँ भी यही होता जो यहाँ पर है। इसी प्रकार से अगर हम बॉडी को इस प्रकार से फेंकते u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर, और ये ग्राउंड लेवल है, बॉडी इस प्रकार से ग्राउंड पे आती, ओके, यहाँ पर पॉइंट ए से पॉइंट सी पर आती, और इस समय जो बॉडी की वेलोसिटी होती वो भी ये इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट की जाती। यानी कि इन सभी केसेस में बॉडी की वेलोसिटी सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी u पे डिपेंड करती है और हाइट h पे डिपेंड करती है। उसके अलावा इस बात पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है कि बॉडी को हॉरिजॉन्टल फेंका गया या वर्टिकल फेंका गया। देखिए बॉडी पहले ऊपर जा रही है, यहाँ रुकी फिर वापस आई, बॉडी को ऊपर फेंका गया या बॉडी को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर फेंका गया। इन एंगल्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यानी कि फेंके जाने के पैटर्न की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ग्राउंड पर पहुंचने पर जो वेलोसिटी होगी वो सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी u पे डिपेंड करेगी और हाइट h पे डिपेंड करेगी। फेंके जाने वाले एंगल मतलब फेंके जाने के पैटर्न पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगी। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक बॉडी को u वेलोसिटी से थ्रो किया गया पॉइंट A से, बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंची पॉइंट B पर, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और फिर बॉल ग्राउंड की तरफ वापस आना स्टार्ट करेगी और यहाँ पर आ जाएगी। जहाँ से बॉडी को थ्रो किया गया वो हाइट h है। और क्वेश्चन हमारा ये है कि टाइम टेकन फ्रॉम A टू C इज़ एक्चुअली n टाइम्स टाइम टेकन फ्रॉम A टू B, यानी कि पूरा जो टाइम है वो यहाँ से यहाँ तक जाने के टाइम का n टाइम्स है। ये पूरा टाइम इस टाइम का n टाइम्स है। तो हमें h और u में रिलेशन कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है। तो चलो देखिए A टू C का टाइम आपको लोगों को पता है, u बाई जी प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर प्लस 2h बाई जी इज इक्वल टू n टाइम्स, एंड A टू B का टाइम u बाई जी पता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का टाइम होगा u बाई जी। अब ध्यान से देखिए हमें u और h में रिलेशन कैलकुलेट करना है, तो हम लोग
इसको सिंप्लीफाई करेंगे जल्दी से जल्दी। ये हो गया 2h/g इज इक्वल टू u/g, और यहाँ पर आ जाएगा n-1। रूट हटाने के लिए हम स्क्वायर कर सकते हैं, तो u²/g² प्लस 2h/g इज इक्वल टू u²/g² n-1 का होल स्क्वायर। सो इट बिकम u²/g² n² प्लस 1 - 2n। फाइन। नाउ जब ये u²/g² इधर आएगा तो ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा। सो वी कैन से दैट 2h/g इज इक्वल टू u²/g²। हियर वी गेट n² - 2n। सो यहाँ पर जब एक g से g कैंसिल हो जाएगा तो 2gh इज इक्वल टू u² और n कॉमन ले लें तो n-2 डिफाइन हो जाएगा। दिस इज़ अ सिंपली रिजल्ट, मीन्स हम कह सकते हैं 2gh इज इक्वल टू nu² ब्रैकेट n-2। दिस इज़ अ रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। जरा इस प्रकार का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि एक h हाइट पर एक लेवल है जहाँ पर 3 बॉल्स हैं, 3 बॉल्स। एक बॉल को u वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया, दूसरी बॉल को u वेलोसिटी से डायरेक्टली नीचे फेंका गया, और तीसरी बॉल को ड्रॉप किया गया मतलब u इज इक्वल टू 0। ओके, ये बॉल ऊपर जाकर नीचे आती है और इस प्रोसेस में उसको टाइम t1 लगता है। ये बॉल डायरेक्टली नीचे आती है और इसको इस प्रोसेस में टाइम t2 लग रहा है। ओके, और ये बॉल भी ड्रॉप की गई नीचे ही आएगी, और इस प्रोसेस में अगर टाइम t0 लगा हो तो हमें u की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे कोई हमसे ये कह दे कि ये टाइम हमें 12 सेकेंड लगा, ओके, ये टाइम 8 सेकेंड लगा, और तो ये टाइम कितना होगा, या u कितना होगा, या h कितना होगा, ये सब बातें हमको पूछी जा रही हैं। ओके, ये टाइम t1 है, ये टाइम t2 है, और ये ड्रॉप करने वाला टाइम, नीचे तक आने का टाइम अगर t0 लगा हो तो u बताना है, h बताना है, और t1, t2 और t0 में आपस में रिलेशन भी कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए इसकी इक्वेशन बनाने के लिए हम इसको u से ऊपर के बजाय -u से नीचे थ्रो करेंगे। तो फर्स्ट केस में h इज इक्वल टू -u(t1) प्लस हाफ g t1²। ओके, अच्छा, इसको डायरेक्टली नीचे फेंका गया, इसलिए h इज इक्वल टू u(t2) प्लस हाफ g t2²। फाइन, ठीक है ना। देखिए, इसको ऊपर फेंका गया था और हमने इसको डाउनवर्ड में कन्वर्ट किया, इसलिए जो फर्स्ट केस है उसमें जो वेलोसिटी होगी वो -u डाउनवर्ड होगी, जबकि सेकंड केस में जो वेलोसिटी होगी वो +u डाउनवर्ड होगी, और ये तो खैर ड्रॉप किया गया। जो हमारी थर्ड इक्वेशन बनेगी दैट विल बी h इज इक्वल टू ut0 प्लस हाफ g t0²। ये हमारी तीनों पार्टिकल की इक्वेशन बन गई। अब हमें अगर u की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमको 1 और 2 से सॉल्व कर लेना चाहिए। 1 इज इक्वल टू 2 करने पर -u(t1) प्लस हाफ g t1² इज इक्वल टू u(t2) प्लस हाफ g t2²। सो वी सिंपली गेट हाफ g t1² माइनस t2² इज इक्वल टू u कॉमन ले लें तो t1 प्लस t2, और इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। दिस विल बी t1 माइनस t2 एंड t1 प्लस t2 इज इक्वल टू u t1 प्लस t2। सो प्लस वाला ब्रैकेट फैक्टर कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट द रिजल्ट u इज इक्वल टू हाफ g t1 प्लस t2, और हाफ g का मतलब हो गया 5, हाफ g का मतलब 10, हाफ g मतलब 5 t1 प्लस t2। t1 की वैल्यू और t2 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वहाँ पर रख देंगे तो क्वेश्चन हमारा u की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। u की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद अगर हम u की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दें तो h इज इक्वल टू माइनस u की जगह पर हाफ g t1 प्लस t2, t1 प्लस t2 कैंसिल हो चुका है, t1 माइनस t2। ओके, हाफ g t1 माइनस t2 रिजल्ट आया था, साथ में t1 एंड प्लस हाफ g t1²। सो हाफ g t1², यहाँ से देखिए ये है माइनस हाफ g t1² माइनस t1 t2 प्लस हाफ g t1²। तो ये जो हाफ g t1² हो जाएगा वो कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वी गेट h इज इक्वल टू हाफ g t1 t2। ये h निकालने का रिजल्ट है, इन फॉर्मूलों को तैयार करिए।
तो अगर इन क्वेश्चंस में हमें u कैलकुलेट करना होगा तो u विल बी इक्वल टू हाफ जी टी वन माइनस टी टू एंड h इज इक्वल टू हाफ जी टी वन एंड टी टू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जैसा दिया होगा वैसा हम लोग करेंगे। ओके, अब अगर हम h की वैल्यू को पुट h इन 3, अगर हम h की वैल्यू को इक्वेशन 3 में रख दें तो वी गेट, हाँ यहाँ पर रखिए h की जगह पर हाफ जी टी वन टी टू इज इक्वल टू हाफ जी t naught square, then half g get cancelled and we get t naught is equal to under root t1 t2. So we get all results required in the question. We get u is equal to half g t1 minus t2, we get h is equal to half g t1 t2, and we get t naught is equal to under root t1 t2. Here we can see that t naught is equal to under root t1 t2. ये रिजल्ट इस प्रकार के क्वेश्चंस में ये 3 रिजल्ट u के लिए, h के लिए और t1 t2 और t naught में रिलेशन, ये रिजल्ट्स डायरेक्टली याद होने बहुत ज़रूरी है। एक क्वेश्चन और इस प्रकार का पूछा जाता है कि एक बॉडी को u वेलोसिटी से ऊपर थ्रो किया गया, ठीक है, और इसके थ्रो करने के बाद जब ये बॉडी ऊपर जा रही थी उसके डेल्टा टी टाइम बाद, हाँ कुछ टाइम बाद, जैसे 2 सेकंड बाद या 3 सेकंड बाद, हमने कह दिया डेल्टा टी टाइम बाद, डेल्टा टी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होगा, और दूसरी बॉडी को भी u वेलोसिटी से ऊपर थ्रो कर दिया गया और ये बॉडी जाकर लौट रही थी या जा ही रही थी और ये बॉडी ऊपर जा रही थी और ये दोनों बॉडीज़ यहाँ पर आपस में टकरा गई। इसको बगल से नहीं फेंका गया है, इसको डेल्टा टी टाइम बाद फेंका गया है, लेकिन यही इसी जगह से फेंका गया है। तो ये जाकर लौटने लगी, ओके, ये देखिए जाकर लौटने लगी और ये जा रही थी और यहाँ पे दोनों की टक्कर हो गई। तो हमारा क्वेश्चन होता है कि बताइए कि फर्स्ट बॉडी के फेंके जाने के कितने टाइम बाद कोलिजन होगा, टक्कर होगी, और किस हाइट पर ये कोलिजन होगा। ये दो बातें पूछी जाती हैं, टी नॉट एंड एच। पहला क्वेश्चन होता है कि बॉडी के फेंके जाने के कितनी देर बाद टक्कर होगी, ओके, और दूसरा क्वेश्चन होता है कि वो कोलिजन, वो टक्कर किस हाइट पर होगी। तो उसके लिए हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं। ये फर्स्ट बॉडी है मान लीजिए और ये सेकेंड बॉडी है मान लीजिए। तो फर्स्ट बॉडी के लिए h इज इक्वल टू यू टी नॉट माइनस क्यों लगा रहे हैं बताइए? माइनस क्योंकि बॉडी को ऊपर फेंका गया, तो माइनस अगेंस्ट ग्रेविटी फेंका गया, इसलिए रिटार्डेशन होगा, हाफ जी टी नॉट स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकेंड बॉडी के लिए h इज इक्वल टू यू, और इसके लिए टाइम t माइनस डेल्टा टी लगेगा। क्यों? क्योंकि ये बॉडी फर्स्ट बॉडी के डेल्टा टी टाइम बाद फेंकी गई है, यानी कि ये बॉडी फर्स्ट बॉडी से डेल्टा टी लैग करेगी, और लैग करेगी मतलब माइनस, ओके। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टी नॉट माइनस डेल्टा टी का होल स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब क्योंकि ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, बिकॉज h इज इक्वल टू दिस एंड h इज इक्वल टू दिस, हेंस दिस टू वैल्यू शुड बी सेम, शुड बी इक्वल। तो इन दोनों को इक्वल करने के बाद वी गेट द रिजल्ट u इज इक्वल टू, सॉरी, वी गॉट द रिजल्ट फॉर टाइम टी नॉट। इनको इक्वेट कर दीजिएगा, काफ़ी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, एंड वी गेट टी नॉट इज इक्वल टू u बाई जी प्लस डेल्टा टी बाई 2। ये तुम चाहो तो अपने आप सॉल्व कर सकते हो, तुम बस 1 और 2 को इक्वेट कर देना। हमारी बुकलेट में ये इक्वेट करके पूरा सोल्यूशन दिया गया है, और 2 ही 3 स्टेप के बाद हमको ये रिजल्ट मिल जाता है। साथ ही साथ अगर हम इस टी नॉट को पुट टी नॉट इन 1, हाँ टी नॉट को 1 में, इक्वेशन 1 में रख देंगे तो हमें वो हाइट भी मिल जाएगी, और उस हाइट की वैल्यू आती है, उस हाइट की वैल्यू आती है यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई 2g माइनस जी डेल्टा टी स्क्वायर बाई 8। इन दोनों रिजल्ट्स को आप लोग चाहें तो डायरेक्टली इस्तेमाल करें, ठीक है ना। क्वेश्चन को एक बार फिर समझ लीजिए, क्वेश्चन का पैटर्न समझ लीजिए। एक बॉडी को यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया और उसके डेल्टा टी टाइम बाद दूसरी बॉडी को भी उसी जगह से ऊपर फेंका गया। अब एक बॉडी पहले ही जा चुकी है और दूसरी बॉडी पीछे पीछे जा रही है, तो पहली बॉडी ऊपर जाकर नीचे आ रही होगी और दूसरी बॉडी ऊपर जा रही होगी, और यहाँ पर दोनों का कोलिजन हो जाएगा, और वो कोलिजन टी नॉट टाइम बाद होगा। और टी नॉट का डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, u बाई जी प्लस डेल्टा टी बाई 2, एंड दैट हाइट जहाँ पे कोलिजन होगा विल बी h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g माइनस जी डेल्टा टी स्क्वायर बाई 8। ये दो इक्वेशन हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने। मान लीजिए कि u की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड और ये डेल्टा t है 2 सेकेंड, यानी कि पहली बॉडी को 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका गया और दूसरी बॉडी को 2 सेकेंड बाद उसी वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया। तो कितने टाइम बाद कोलिजन होगा? तो टी नॉट इज इक्वल टू यू की जगह पर 10 बाई 10, जी की जगह पर, हाँ यू की जगह पर 10, जी की जगह पर 10, और डेल्टा टी यानी कि 2 बाई 2, इट इज़ सिंपली 1 प्लस 1 मीन्स 2 सेकेंड
2 सेकंड के बाद कोलिजन होगा। चलिए एग्जाम्पल को हम चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए बॉडी को 40 मीटर पर सेकंड के ऊपर फेंका गया, तो टाइम t0 इज इक्वल टू u/g यानी कि 40/10 प्लस दूसरी बॉडी को 2 सेकंड के बाद फेंका गया यानी कि डेल्टा टी की जगह पर 2 एंड बाई 2 फॉर्मूले में होता है। दिस इज़ 4 + 1 मीन्स पहली बॉडी के फेंके जाने के 5 सेकंड बाद टक्कर होगी, पहली बॉडी के फेंके जाने के 5 सेकंड के बाद टक्कर होगी और दूसरी बॉडी 2 सेकंड बाद फेंकी गई है यानी कि दूसरी बॉडी के फेंके जाने के कितने टाइम बाद टक्कर होगी, दैट इज़ t0 माइनस डेल्टा टी मीन्स 5 - 2 यानी कि 3 सेकंड, यानी कि पहली बॉडी के फेंके जाने के 5 सेकंड के बाद कोलिजन होगा और दूसरी बॉडी के फेंके जाने के 3 सेकंड के बाद कोलिजन होगा, क्योंकि दूसरी बॉडी पहली बॉडी से 2 सेकंड बाद फेंकी गई है यानी कि दूसरी बॉडी पहली बॉडी से 2 सेकंड पीछे है, लैग कर रही है। इसलिए पहली बॉडी के लिए अगर आंसर 5 होगा तो दूसरी बॉडी के लिए 5 माइनस डेल्टा टी यानी कि 5 - 2 मतलब 3 सेकंड होगा। ओके, एक और पैटर्न देखिए। एक बॉडी को u वेलोसिटी से ऊपर की ओर थ्रो किया गया, ओके, और ये बॉडी ऊपर जा रही है और ये इस हाइट पर t1 टाइम बाद पहुंच जाती है। ओके, अच्छा, t1 टाइम बाद जब वो इस हाइट पहुंच जाती है और अब वो इसके और ऊपर जाएगी और फिर उसी लेवल पर फिर से दिखाई पड़ेगी। देखिए ध्यान से जरा, ये देखिए, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B और लौटते वक्त ये पॉइंट C। ओके, तो क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर A से B तक का टाइम t1 हो और A से लेके C तक का टाइम t2 हो तो बॉडी को किस वेलोसिटी से फेंका गया था, इस क्वेश्चन का थीम। और अगर ये हाइट h है तो ये हाइट h क्या होगी। क्वेश्चन फिर सुनिए। क्वेश्चन है कि एक बॉडी को ऊपर फेंका गया और वो एक पर्टिकुलर हाइट पर 2 बार देखी गई, एक बार जाते वक्त और एक बार जाकर आते वक्त। तो ये टाइम t1 है और ये जाना और आना ये पूरा टाइम t2 है। ना, ये ग्राउंड है, ग्राउंड ये है, याद है कुछ, ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है। बॉडी को ऊपर फेंका गया u वेलोसिटी से, बॉडी इस हाइट पर t1 टाइम बाद पहुंची और दोबारा उसी हाइट पर जब देखा गया तो ये पूरा टाइम t2 था। तो हमें u बताना है और हमें h बताना है, u भी बताना है, h भी बताना है। और एक बात और हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे, वो हम अभी बात बताएंगे। तो चलिए, हमें u बताना है तो हम h के लिए इक्वेशन बनाएं। u t1 ऊपर फेंका गया है अगेंस्ट ग्रेविटी -12 g t1 स्क्वायर एंड अगेन h इज इक्वल टू u t2 -12 g t2 स्क्वायर। ओके, h के लिए 2 इक्वेशन बन जाएंगी क्योंकि बॉडी h हाइट पर 2 बार देखी गई है, t1 टाइम बाद और t2 टाइम बाद, इसलिए h की इक्वेशन t1 से भी सेटिस्फाई होनी चाहिए और t2 से भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। वही हमने करवा दिया। और क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ मैथमेटिकली सेम होनी चाहिए, क्योंकि ये भी h है और ये भी h है, हेंस दिस शुड बी इक्वल टू दिस। सो u t1 -12 g t1 स्क्वायर इज इक्वल टू u t2 -12 g t2 स्क्वायर। So we get u t1 minus t2 is equal to half g t1 square minus t2 square. Got it? Okay? समझ रहे हैं ना, बातों को समझते हुए चल रहे हैं ना। तो ये देखिए, हाफ g, इसको सिंप्लीफाई करें, t1 minus t2 and t1 plus t2. So this minus factor will cancel out and we get a result u is equal to half g t1 प्लस t2। ओके, ये रिजल्ट डायरेक्टली याद रखने की बहुत सख्त ज़रूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ओके, u आ गया। अब हम अगर u को इक्वेशन 1 में रख दें, पुट u इन इक्वेशन 1, वी गेट h इज इक्वल टू u की जगह पर ये रहा हाफ g t1 प्लस t2 एंड माइनस वेट ऑन u रख चुके हैं हम लोग और u के साथ में t1 भी तो है भाई, है ना, ut1 एंड हाफ g t1 स्क्वायर। सो वी गेट हाफ g t1 स्क्वायर प्लस t1 t2 एंड माइनस हाफ g t1 स्क्वायर। समझते जा रहे हैं ना। तो हाफ g t1 स्क्वायर कैंसिल हो गया और वी गेट द रिजल्ट h इज इक्वल टू हाफ g t1 t2। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। u पहले ही आ चुका था, ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट है जो इस क्वेश्चन के लिए है
और ये हमारा सेकंड रिजल्ट है। अब हमारा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एक बॉडी को ऊपर फेंका गया और वो एक पर्टिकुलर हाइट h पर 2 बार देखी गई, एक बार t1 टाइम बाद और एक बार फेंके जाने के t2 टाइम बाद। तो बताइए बॉडी को मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि A से लेके इस पॉइंट D तक जाने में कितना टाइम लगेगा। D पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पर बॉडी की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो हम A to D तक एक इक्वेशन बना सकते हैं। A to D V इज इक्वल टू U माइनस जी टी नॉट, 0 इज इक्वल टू U माइनस जी टी नॉट। So we get GT naught is equal to U and U means half GT1 plus T2। समझते जा रहे हैं ना, इट इज़ GT naught, G कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा है देखिए यहाँ पे। एंड वी गेट हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में बॉडी को T1 प्लस T2 बाई 2 सेकेंड का टाइम लगेगा। फाइन हो गया। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि एक बॉडी को u वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया और वो पर्टिकुलर हाइट पर 2 बार देखी गई, एक बार 8वें सेकंड पर और एक बार फेंके जाने के बाद 12वें सेकंड पर। तो t1 8 है और t2 12 है, और ऐसी कंडीशन में द वैल्यू ऑफ प्रोजेक्शन वेलोसिटी u विल बी हाफ g t1 प्लस t2, यानी कि हाफ g 8 प्लस 12 एंड h इज इक्वल टू हाफ g t1 t2, यानी कि हाफ g 8 इंटू 12। और बॉडी को हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में टाइम लगेगा, दैट विल बी टी नॉट इज इक्वल टू T1 प्लस T2 बाई 2 मीन्स 8 प्लस 12 बाई 2, यानी कि 20 बाई 2 मीन्स 10 सेकेंड। ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। पिछले पैटर्न का जो क्वेश्चन था उसमें एक बात और बताना बड़ा ज़रूरी हमको लग रहा है, और वो बात ये है कि एक बॉडी को अगर u वेलोसिटी से फेंका गया और u क्वेश्चन में गिवन है, मान लीजिए कि 40 मीटर पर सेकेंड ओके से फेंका गया, और एक पर्टिकुलर हाइट h और h की वैल्यू मान लीजिए कि क्वेश्चन में गिवन है 10 मीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है मान लीजिए, और एक पर्टिकुलर हाइट पर वो 2 बार देखी गई। ओके ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और यही पॉइंट C है। हालांकि ये दोनों पॉइंट सेम है, इसको भी हम B कह सकते हैं, इसको भी हम B कह सकते हैं, लेकिन हमने दोनों को अलग अलग रिप्रेजेंट किया है। तो अगर A to C का टाइम टेकन फ्रॉम A to C को अगर हम लोग A to B को अगर हम लोग T1 कहें तो हमें T1 कैलकुलेट करना है, और A से लेके C तक का टाइम अगर T2 हो तो हमें T2 कैलकुलेट करना है। यानी कि अब उल्टा क्वेश्चन हो गया। हमने जो अभी पहले क्वेश्चन बताया था उसमें T1 और T2 दिए हुए थे और U और H पूछा गया था, और इस क्वेश्चन में U और H दिया हुआ है और T1 और T2 पूछा गया है। क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए। एक बॉडी को 40 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया और वो 10 मीटर वाली हाइट पर 2 बार देखा गया, तो वो 2 बार का टाइम बताना है। यानी कि ये टाइम T1 और ये टाइम T2, यानी कि पहले वो B पर देखा गया और अब वो फिर से B यानी C पर, एक ही बात है, B और C एक ही बात है। तो A से B का टाइम अगर T1 हो और A से C का टाइम अगर T2 हो, ये लेवल बिल्कुल सेम है, तो हमें T1 और T2 कैलकुलेट करना है। जो इसके पहले हमने बताया था उसमें T1 और T2 दिए थे, U और H पूछा गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में U और H गिवन है और T1 T2 पूछा गया है। बिल्कुल सेम इक्वेशन बनेगी, H इज इक्वल टू UT1 माइनस हाफ GT1 स्क्वायर एंड H इज इक्वल टू UT2 माइनस हाफ GT2 स्क्वायर। बिल्कुल सेम इक्वेशन बनेगी और दोनों इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। यहाँ से भी T के 2 वैल्यूज़ आएंगी, यहाँ से भी T की 2 वैल्यूज़ आएंगी, और वो जो 2 वैल्यूज़ होंगी वो धाराचार मेथड से निकलेंगी। सो इनको धाराचार मेथड से सॉल्व करने के बाद इक्वेशन क्या बनेगी वो देख लो। दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन बना लो भाई, क्योंकि किसी भी एक इक्वेशन से T के 2 मान आएंगे। T के 2 मान क्यों आएंगे? क्योंकि T की जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है, पावर 2 वाली इक्वेशन है, पावर 1 वाली इक्वेशन है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इससे T की 2 वैल्यूज़ आएंगी, दैट इज़ हाफ GT1 स्क्वायर माइनस UT1 प्लस H इज इक्वल टू 0। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको धाराचार मेथड से सॉल्व करने के बाद T की 2 वैल्यूज़ आएंगी। एक वैल्यू आएगी U/G माइनस अंडर रूट U/G स्क्वायर माइनस 2H/G, और दूसरी वैल्यू आएगी U/G प्लस सेम, यानी कि प्लस U/G का होल स्क्वायर माइनस 2H/G। बिल्कुल सेम देखने वाली इक्वेशन है। एक बार ये माइनस होगा और T2 में यहाँ पे प्लस होगा। T1 को निकालने के लिए माइनस और T2 को निकालने के लिए यहाँ पर प्लस, बाकी सब बिल्कुल सेम है। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन का ही दूसरा फॉर्म है। पिछले क्वेश्चन में T1 T2
दिए हुए थे और u और h पूछा गया था। इस क्वेश्चन में u और h गिवन है और t1 t2 हमसे कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। अब ज़रा एक और पैटर्न देखिए। एक और क्वेश्चन का पैटर्न देखिए ज़रा, और ये क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन है। एक बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। पहले t टाइम में वो s1 डिस्टेंस ट्रेवल करती है एंड अगले t टाइम में वो s2 डिस्टेंस कवर करती है और उसके बाद अगले t टाइम में वो s3 डिस्टेंस कवर करती है और इस प्रकार से वो आगे बढ़ती रहती है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू कांस्टेंट, ओके, एनी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ये पैटर्न करती है। तो हमें s1, s2, s3, s4 वगैरह कैलकुलेट करना है और इनका आपस में जो रेशियो है वो भी हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले हम s1 के लिए इक्वेशन बनाएं। s1 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ओके फाइन। सो s1 इज इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर है, ओके। नाउ हमें s2 कैलकुलेट करना है। तो हम s2 के लिए सिर्फ s2 की इक्वेशन ना बनाएं तो अच्छा है, हम पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि s1 प्लस s2 की इक्वेशन बनाएं। s1 प्लस s2 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a एंड टाइम हो गया 2t का होल स्क्वायर मीन्स इट इज दिस बिकम 4 टाइम्स हाफ a t स्क्वायर, ओके। एंड हेंस वी कैन से दैट s1 जो कि हाफ g t स्क्वायर है प्लस s2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स half g t square, so we get s2 is equal to 3 times half g t square, half g t square। और g नहीं भाई, एक्सेलरेशन a है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट a है इसलिए a बोलना चाहिए हम लोगों को। ये हो गया s2 is equal to 3 times half a t square। नाउ अगर हमें s3 कैलकुलेट करना है तो हम फिर से केवल s3 की इक्वेशन ना बनाएं बल्कि पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वेशन बनाएं, यानी कि हमें कहना चाहिए s1 प्लस s2 प्लस s3 इज इक्वल टू ut 0 बिकॉज बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट प्लस हाफ a एंड 3t स्क्वायर, 3t वाई बिकॉज t and t is 3t square, this simply become 9 times half a t square, fine। and we know that we already see that s1 plus s2 is 4 times half a t square, it is 4 times half a t square, hence we get s3 is equal to this 9 and this 4 minus करेंगे तो we get 5 times half a t square। So in this pattern we can say that the distance traveled in first t second will be equal to half a t square, here it is half a t square। in next t time it will travel 3 times half a t square, and in next t seconds here time we get s3 is equal to 5 times half a t square। So we can say that s1 plus s2 plus s3 and so on will be in the ratio 1:3:5:7 and so on up to onwards, okay। और ये रिजल्ट केवल तब सही है जब बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मीन्स u is equal to 0 and acceleration is constant। if body start with some velocity then these result will not holds good, fine। जैसे अभी हम लोगों ने एक प्रॉब्लम जो डिस्कस की थी वो हॉरिजॉन्टल रोड पे डिस्कस की थी जिसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। उसी प्रकार से अगर हम लोग किसी बॉडी को वर्टिकल से ड्रॉप करें यानी कि यहाँ भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और बॉडी फर्स्ट t सेकेंड में s1 डिस्टेंस ट्रेवल करेगी एंड नेक्स्ट t सेकेंड में s2 डिस्टेंस ट्रेवल करेगी एंड फर्दर नेक्स्ट t सेकेंड में वो s3 डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो क्योंकि यहाँ भी देखिए जरा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g डाउनवर्ड एंड इट इज़ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सो इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। सो जो पहले रिजल्ट हम लोगों ने डिस्कस किए हैं वही यहाँ पर फॉलो होंगे। दैट मीन्स s1 इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर एंड s2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर एंड s3 विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। बात समझ में आ गई है? यानी कि ये रिजल्ट हर कंडीशन में अप्लीकेबल है, बस शर्त हमारी ये है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, और कोई शर्त नहीं है। और ऐसे में फर्स्ट t सेकंड में चली गई डिस्टेंस s1 इज इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर
नेक्स्ट t सेकंड में चली गई डिस्टेंस 3 टाइम्स हाफ AT स्क्वायर, नेक्स्ट t सेकंड में चली गई डिस्टेंस 5 टाइम्स हाफ AT स्क्वायर, मीन्स S1 S2 S3 S4 S5 का रेशियो 1:3:5:7:9 एंड सो ऑन होगा। लेकिन ये रिजल्ट हम बार बार करें तभी सही है जब बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट विद टाइम। अब एक और पैटर्न देखिए, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मीन्स u इज इक्वल टू 0 एंड इट कवर्स फर्स्ट s डिस्टेंस, ये माइलस्टोन है कोई, फर्स्ट s डिस्टेंस इन t1 टाइम and next s distance in time t2 and further next s distance in time t3 and so on, next s distance in time t4, then find t1 t2 t3 t4, these all distances are same। पिछले पैटर्न में हम लोगों ने टाइम सेम लिया था और s1 s2 s3 कैलकुलेट किया था, इस बार हमने डिस्टेंस सेम ली है और टाइम को कैलकुलेट करने के लिए कहा गया। हमें t1 t2 t3 t4 एंड सो ऑन कैलकुलेट करना है और इनका रेशियो भी कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से यहाँ तक की इक्वेशन बनाएंगे, दैट विल बी s इज इक्वल टू ut यानी कि 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन जो कि कांस्टेंट है, ऐसा हमने पहले ही बोल दिया, ठीक है ना, हाफ a t1 स्क्वायर। सो वी गेट t1 इज इक्वल टू √2s/a, गॉट इट, फाइन, ओके। नाउ t2 कैलकुलेट करने के लिए पिछले आर्टिकल की तरह हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी इक्वेशन बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी कि 2s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t प्लस t, ओके, t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर। सो वी गेट t1 प्लस t2 इज इक्वल टू √4s/a, ध्यान से देखिए, और t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 4s/a, जिसमें t1 √2s/a ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, √4s/a। सो वी गेट t2 इज इक्वल टू √4s/a माइनस √2s/a। अगर हम √2s/a को कॉमन ले लें तो वी गेट द रिजल्ट √2 - 1 एंड 1 को हम लोग अपने पैटर्न को थोड़ा ठीक से दिखने के लिए 1 को हम लोग √1 लिख दें तो हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नाउ अगर हमें t3 कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वेशन बनाने के बजाय फिर से अगर पूरी इक्वेशन बनाएंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट मिल जाएगा। मीन्स 3s इज इक्वल टू ut इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ a और होल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3 का होल स्क्वायर। We get t1 plus t2 plus t3 is equal to √6s/a, and in this equation we know that t1 plus t2, here you can see that t1 plus t2 is equal to √4s/a, so this is √4s/a and plus t3 is equal to √6s/a, so t3 is equal to √6s/a माइनस √4s/a। अगेन अगर हम लोग √2s/a को कॉमन ले लें तो हमें रिजल्ट मिलेगा √3 - √2। सो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दीज रिजल्ट्स, यू कैन से दैट फर्स्ट s डिस्टेंस चलने में टाइम √2s/a, नेक्स्ट s डिस्टेंस चलने में टाइम t2 इज इक्वल टू √2s/a √2 - √1, नेक्स्ट s डिस्टेंस में चलने में लगा टाइम t3 इज इक्वल टू √2s/a √3 - √2। तो नेक्स्ट s डिस्टेंस में चलने में लगने वाला टाइम दिस s इज t, ओके, t4 यहाँ पे बना हुआ है तो यहाँ बनाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ओके, चलो ये था, लिखा रहने दो, ओके। तो नेक्स्ट s डिस्टेंस में जो टाइम t4 लगेगा उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पूरी इक्वेशन बनाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इक्वेशन जो बनेगी वो s प्लस s प्लस s प्लस s यानी कि 4s की, यहाँ पे 3s की जगह 4s होगा और यहाँ पे t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 का होल स्क्वायर, और बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा √2s/a ब्रैकेट में √4 - √3। तो क्या ये रिजल्ट तुमको याद हो गए हैं? फर्स्ट s डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम √2s/a, नेक्स्ट s डिस्टेंस में √2s/a √2 - √1, नेक्स्ट s डिस्टेंस चलने में टाइम √2s/a √3 - √2, नेक्स्ट s डिस्टेंस चलने में लगा टाइम √2s/a √4 - √3। इस पैटर्न पे अगर हम ध्यान दें तो हमें ये समझ में आता है
कि T1, T2, T3, T4 एंड सो ऑन का जो रेशियो होगा, दैट रेशियो विल बी √1 माइनस √0 इज टू √2 माइनस √1 इज टू √3 माइनस √2 इज टू √4 माइनस √3 एंड सो ऑन। ये तैयार करिए। √1 माइनस √0, ये हमने √0 सिर्फ याद रखने के लिए बता दिया है। वैसे तो ये 1 है पूरा, देखिए 1 है, लेकिन हम बोल रहे हैं √1 माइनस √0 इज टू √2 माइनस √1 इज टू √3 माइनस √2 इज टू √4 माइनस √3 एंड सो ऑन। ओके, इन पैटर्न को ठीक से तैयार करिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मीन्स u इज इक्वल टू 0। पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा कांस्टेंट। एक्सेलरेशन की वजह से बॉडी की स्पीड बढ़ती चली जाती है और यहाँ तक पहुँचने के बाद बॉडी की वेलोसिटी जब काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो ड्राइवर ब्रेक लगाना शुरू करता है, यानी कि रिटार्डेशन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ तक जाते जाते वो बॉडी को पूरी तरह से रोक लेता है, यानी कि v इज इक्वल टू 0। ये है रिटार्डेशन वाला पार्ट। रिटार्डेशन की वैल्यू क्वेश्चन में बीटा दी हुई है। टोटल डिस्टेंस ऑफ जर्नी, टोटल टाइम ऑफ जर्नी t है, टोटल डिस्टेंस ऑफ जर्नी x है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, तो हमारे को मैक्सिमम वेलोसिटी यानी कि v0 कैलकुलेट करना है। ये v0 मैक्सिमम वेलोसिटी है। हम ये कैसे मान रहे हैं कि v0 मैक्सिमम वेलोसिटी है? क्योंकि जब हम किसी बॉडी को एक्सीलरेट करते हैं तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है और जैसे ही हम ब्रेक लगाना शुरू करते हैं तो उसके बाद बॉडी की वेलोसिटी कम होती चली जाती है, यानी कि जहाँ पे एक्सीलरेशन ख़त्म होता है और रिटार्डेशन शुरू होता है वहीं पर बॉडी की वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम होती है। हमें v0 कैलकुलेट करना है, v0 इन टर्म्स ऑफ t एंड v0 इन टर्म्स ऑफ x। साथ ही साथ हमको एवरेज वेलोसिटी वगैरह भी कैलकुलेट करनी है। ओके, तो ये सब कैलकुलेट करने के लिए हमने माना कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1 और ये टाइम t2। मान लिया कि ये डिस्टेंस x1 एंड दिस इज़ एक्चुअली x2। सो अगर हमको v0 का t से रिलेशन निकालना है तो हम समझते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन से काम करना चाहिए, दैट इज़ a टू b v0 इज इक्वल टू u प्लस at यानी कि अल्फ़ा t। तो यहाँ से हमको t1 इज इक्वल टू v0 बाई अल्फ़ा आ गया और अब b टू c यही इक्वेशन लगाएं तो 0 इज इक्वल टू v0 माइनस बीटा t। तो यहाँ से t2 इज इक्वल टू v0 बाई बीटा कैलकुलेट हो गया। इस तरीके से अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो t1 प्लस t2 इज इक्वल टू v0 कॉमन आ जाएगा, 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा एंड इट इज़ टोटल टाइम t v0 अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। सो वी गेट द फर्स्ट रिजल्ट, रिक्वायर्ड रिजल्ट अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा t। हो गया कि नहीं हो गया, है ना? तो ये हमारा पहला रिजल्ट आ गया, इसको तैयार कर लीजिए। ओके, अब हमें v0 कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ x। तो अगर हमें v0 को x से रिलेट करना है तो हमें थर्ड इक्वेशन से काम करना पड़ेगा। बाय थर्ड इक्वेशन अगेन दोबारा शुरुआत कर रहे हैं। v0 इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax1। So x1 is equal to v0 square by 2 alpha. Now same equation b to c के लिए अप्लाई करो। 0 square is equal to v0 square minus 2 beta x2. So we get x2 is equal to v0 square upon 2 beta. In this pattern अगर हम x1 और x2 को ऐड करें तो v0 square by 2 बाहर कॉमन आ गया एंड 1 by alpha plus 1 by beta। x1 plus x2 means x, total distance of journey, v0 square by 2 alpha plus beta upon alpha beta. Hence we again get a required result, v0 square is equal to 2 alpha beta upon alpha plus beta and x। और अगर हम इस स्क्वायर को हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर होल टू द पावर हाफ आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट आ जाएगा। फाइन। सो हमारे पास दो रिज़ल्ट आ चुके हैं। पहला रिज़ल्ट v0 और t का रिलेशन, दूसरा v0 और x का रिलेशन। v0 और t का रिलेशन तैयार करो। v0 इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू t एंड अगेन दिस रिलेशन v0 इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा
x होल टू द पावर हाफ। नाउ बिकॉज ये दिस रिप्रेजेंट द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड दिस ऑल्सो मैक्सिमम वेलोसिटी, तो अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर दें तो हमें t और x का रिलेशन भी मिल जाएगा। सो दिस रिजल्ट a, दिस रिजल्ट b, अगर हम a और b को इक्वेट कर दें, क्योंकि वो इक्वल हैं इसलिए हम इक्वेट करेंगे ही करेंगे, अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा t इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा x होल टू द पावर हाफ। तो पावर को हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे, तो अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स। ठीक है ना, स्क्वायर करने की वजह से पावर हाफ कैंसिल हट गया, तो इस पूरा फैक्टर इससे कैंसिल हो गया, ये पूरा, हाँ ये पूरा एक पावर कैंसिल। सो एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा एंड ये 2 नीचे आएगा, फाइन, तो यहाँ पर 2 और आ जाएगा। चलिए एक बार फिर से बोल के देख लेते हैं, x इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा अपॉन 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। दिस इज रिलेशन बिटवीन x एंड t। ओके, नाउ अगर हमसे इस पूरे प्रोसेस में एवरेज वेलोसिटी पूछी जाए तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। होता है कि नहीं होता? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट x अपॉन टोटल टाइम t। तो जब हम x की इस वैल्यू में, ध्यान दो, जब हम x की इस वैल्यू में t से डिवाइड करेंगे तो एक t कैंसिल हो जाएगा, हेंस वी गेट द आंसर अल्फ़ा बीटा अपॉन 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टी। और ये रिज़ल्ट है एवरेज वेलोसिटी का, इसको भी तैयार कर लो। और ये रिज़ल्ट हमको ये बता रहा है कि देखिए ये V नॉट, ये देखिए ये V नॉट यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है। ओके, सो दिस इज हो गया V नॉट बाई 2, और V नॉट को आप जानते हैं क्या है? V नॉट है इस पूरे प्रोसेस का मैक्सिमम वेलोसिटी बाई 2। ओके, अब अगर कोई तुमसे ये कहता है कि एवरेज वेलोसिटी नहीं बल्कि एवरेज स्पीड बताओ, तो एवरेज स्पीड का भी यही आंसर होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसी प्रकार से सेम रिजल्ट आएगा। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों सेम इसलिए आएगी क्योंकि बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, बिल्कुल डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रही है, इसलिए जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए जो एवरेज स्पीड का आंसर होगा वही एवरेज वेलोसिटी का भी आंसर होगा। ओके, एक छोटा सा पैटर्न देखिए जरा क्वेश्चन का, कि रेलवे स्टेशन पर एक पिलर है जो कि स्टैटिक है, रुका हुआ। इस पिलर को एक ट्रेन क्रॉस करती है, जब उसका इंजन ट्रेन को क्रॉस करता है, ये ट्रेन है, जब इसका इंजन ट्रेन को क्रॉस करता है तो इसकी वेलोसिटी u होती है। ओके, u। ओके, और जब लास्ट कंपार्टमेंट पिलर को क्रॉस कर रहा होता है तो लास्ट कंपार्टमेंट की वेलोसिटी v होती है। तो हमारा क्वेश्चन है कि जब ट्रेन का मिडिल कंपार्टमेंट पिलर को पार कर रहा होगा तो उस समय मिडिल कंपार्टमेंट की वेलोसिटी क्या होगी। क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए, ठीक है ना। एक ट्रेन है जो कि एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से जा रही है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। ओके, और जब उसका इंजन पिलर को क्रॉस करता है तो इंजन की वेलोसिटी u होती है। जब लास्ट कंपार्टमेंट पिलर को क्रॉस करता है तो इसकी वेलोसिटी v होती है। तो जब मिडिल कंपार्टमेंट पिलर को क्रॉस कर रहा होगा तो उस समय मिडिल कंपार्टमेंट की वेलोसिटी क्या होगी। ये तो तय बात है कि जब इंजन की वेलोसिटी u होगी तो पूरी ट्रेन की वेलोसिटी u होगी। जब यहाँ पे वेलोसिटी लास्ट कंपार्टमेंट की v होगी तो पूरे ट्रेन की वेलोसिटी भी v होगी। और जब मिडिल कंपार्टमेंट क्रॉस करेगा तो अगर मिडिल कंपार्टमेंट की वेलोसिटी v डैश होगी तो पूरी ट्रेन की वेलोसिटी भी v डैश होगी। ओके, हमने माना कि v डैश कैलकुलेट करना है हमें, तो हमने माना कि ये l लंबाई का है, ट्रेन की लंबाई l है, तो ये l है, तो ये लेंथ l/2 है और ये लेंथ l/2 है। अब हमें v डैश कैलकुलेट करना है। चलिए पहले हम यहाँ पे इक्वेशन बनाएं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2al, फाइन। सो 2al इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो यहाँ से हमने a और l की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2। a और l क्वेश्चन में गिवन नहीं है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है लेकिन उसकी कोई वैल्यू गिवन नहीं है, यानी कि a और l दोनों हमारे लिए अननोन है और इसलिए हमने इन दोनों को कैलकुलेट करने का तरीका ले लिया।
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। नाउ अब हम यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे। इस इक्वेशन में ट्रेन कितना आगे गई है, l बाई 2। सो वी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2। a और l की जगह पर l बाई 2 मीन्स यू स्क्वायर प्लस ए एल, और ए एल की जगह पर हम वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, दैट इज़ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। सो वी गेट 2 यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी कि ये हो गया यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2। सो वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट, वी डैश इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2। फाइन। तो एक बार फिर से देख लीजिए, अगर कोई ट्रॉली या ट्रेन किसी जगह को u वेलोसिटी से क्रॉस करती है और उसका लास्ट पोर्शन उसी जगह को v वेलोसिटी से क्रॉस करता है, तो उसका मिडिल पोर्शन हमेशा उस जगह को अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2 वेलोसिटी से क्रॉस करेगा। इस रिजल्ट से हम लोगों को एक बात का और पता चलता है कि अगर अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम वेलोसिटी u, स्टार्ट विद जर्नी, एंड एंड की जर्नी के एंड पे उसकी वेलोसिटी अगर v है, तो जर्नी के बिल्कुल मिड में उसकी वेलोसिटी v डैश होगी, बिल्कुल जर्नी के मिड में वेलोसिटी v डैश होगी, एंड v डैश इज इक्वल टू अंडर रूट इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर बाई 2 होगा। ओके, ये रिजल्ट तभी सही है जब एक्सीलरेशन इज अ कांस्टेंट वैल्यू। फाइन। अगर अ बॉडी स्टार्ट विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी u हो और फाइनल वेलोसिटी v हो, तो इस पूरी जर्नी के मिड में उस बॉल या उस बॉडी की वेलोसिटी अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2 से कैलकुलेट किया जाएगा। फाइन। स्टडी के नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसी प्रकार की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को और डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग लॉज ऑफ मोशन को स्टार्ट करेंगे। 1D में अभी इस प्रकार की और भी तमाम सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने का मेरा मूड है, जिसकी जो ऐसी प्रॉब्लम्स हों जो आप लोगों को टफ़ लगती हैं, उनको कैलकुलेट करने में थोड़ी समस्या आती है, ऐसी प्रॉब्लम्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ये ज़रूर है कि हम लोग थोड़ा सा अपने टाइम टेबल के हिसाब से पिछड़ रहे हैं। थोड़ा सा टाइम टेबल को जो बनाया गया, तो उसमें एक टॉपिक को अगर 2 टर्न दिए गए, लेकिन हम उस टॉपिक को 3 टर्न दे रहे हैं, जिससे कि उस टॉपिक में हम कुछ और डिस्कस कर पाएँ। जितना हम लोग क्लासरूम में स्टडी करते हैं उतना तो आपसे हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाते, क्योंकि टाइम लिमिटेड है और आपके पास भी समय का प्रॉब्लम रहता है। तो आपको वही बातें बताई जा रही हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़रूरी हैं, और कुछ ऐसी बातें भी हैं जो बताने का मन तो करता है, पर उसको हम लोग रोक लेते हैं कि चलो ये बातें ऐसी हैं जो आप लोगों को पता होंगी या हो सकता है वो एग्ज़ाम में ना आए, इसलिए उनको हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी बातों को ही डिस्कस कर रहे हैं। इसके बावजूद भी टाइम टेबल में जो चीज़ 2 दिन में लिखी थी उसको हम लोग यहाँ 3 दिन में कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा पिछड़ ज़रूर रहे हैं। लेकिन उस बात की हम लोग को चिंता भी नहीं करनी चाहिए। एग्ज़ाम की डेट थोड़ा सा और शिफ्ट होगी, इसलिए हम लोग जिस पैटर्न पे चल रहे हैं उस पैटर्न पे चलते रहना चाहिए। जब आपको वीडियो मिले आप उसको देखें, ध्यान से समझें। कोई चीज़ बार बार देखनी है तो रिवाइंड करके देखें, कोई चीज़ स्टैटिक करके देखनी है तो पॉज करके देखें। इस प्रकार से धीमे धीमे पढ़ाई करते रहें। रोज़ 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लगाते रहें। ऐसा कोई दिन ना जाए जिसमें आप लोग क्वेश्चन ना लगाएं। आप लोगों को करना ये चाहिए कि फिजिक्स में कम से कम 10 क्वेश्चन, इसी प्रकार से केमिस्ट्री में 10 to 12 क्वेश्चन, और इसी प्रकार से बायोलॉजी में 25 to 30 क्वेश्चन डेली। अगर रूटीन में प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीमे धीमे आगे बढ़ते रहेंगे। टाइम ख़राब ना करें, पढ़ाई भी करें और आराम भी करें।